महाराष्ट्र में नई सरकार की घोषणा के बाद अब विधानसभा स्पीकर पद पर नियुक्ति की कवायद तेज हो गई है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने विधानसभा स्पीकर पद के लिए अपने उम्मीदवार विधायक राजन साल्वी के नाम का ऐलान किया है। वहीं एनडीए की तरफ से भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर को उतारा गया है। 3 जुलाई को स्पीकर पद के लिए चुनाव है, जिसको लेकर दोनों उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दरअसल एमबीए यानी महाविकास अघाड़ी ने विधानसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर सवाल खड़े किए हैं। गठबंधन के नेताओं का कहना है कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बावजूद विधानसभा स्पीकर का चुनाव कैसे हो सकता है। इस संबंध में विधिमंडल के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की गई है। नाना पटोले के स्पीकर पद छोड़ने के बाद से महाराष्ट्र में स्पीकर का पद खाली है। विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन 3 जुलाई को स्पीकर का चुनाव होगा। वहीं शिंदे सरकार को 4 जुलाई को बहुमत साबित करना होगा। इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है। वो कहते हैं ना, अपने शिकार पर सटीक और जोरदार हमला करने के लिए शेर को हमले से पहले 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। महाराष्ट्र में बीते दिनों भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब बीजेपी ने 106 सीटें होने के बावजूद करीब 50 विधायकों के समर्थन वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई और बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें सीएम बन गए। लेकिन विधायकों की बगावत के बाद अब कुछ सांसद भी उद्धव गुट के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो एक बीजेपी नेता ने तो यहां तक दावा किया कि शिवसेना के 19 में से 12 सांसद पाला बदलने के लिए तैयार हैं, जबकि शिवसेना के कुछ सांसदों ने उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे से सुलह करने की सिफारिश की है। दरअसल शुक्रवार शाम उद्धव ठाकरे ने शिवसेना सांसदों की बैठक बुलाई थी, जिसमें शिंदे गुट से पैचअप करने की सलाह दी गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कहा गया है कि शिवसेना के भविष्य के लिए बागी गुट के साथ रहना फायदेमंद रहेगा। दूसरी ओर महाराष्ट्र में लंबे समय से चल रहा सियासी घमासान भले ही खत्म होता दिख रहा हो, लेकिन अभी उबाल थमा नहीं है। एकनाथ शिंदे ने भले ही सूबे के सीएम पद की कमान संभाल ली हो, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर शिवसेना में सभी पदों से हटा दिया है। उद्धव ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ कार्यवाही की है, लेकिन शिंदे गुट का अपना दावा है। एकनाथ शिंदे खेमा खुद को सच्चा शिव सैनिक और बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व का अनुयायी कहता रहा है, जिसके बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में और कितनी मोड़ आना बाकी है। आईएनएस रिपोर्ट। देश 2 दिन पहले तक भीषण गर्मी से जूझ रहा था। तमाम लोग आसमान की तरफ देखकर एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द ही मॉनसून की दस्तक देश में आए और लोगों को भीषण चुभती गर्मी से राहत मिले। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मुंबई में तो मॉनसून पहले ही आ गया था, लेकिन जब कल मॉनसून दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पहुंचा तो लोगों के चेहरे खिल उठे। दिल्ली वासियों ने कई महीनों की भीषण गर्मी के बाद राहत की सांस ली, लेकिन वो कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसे ही बारिश हर किसी के लिए खुशी बनकर सामने नहीं आई। भीषण बारिश से जहां एक ओर लोगों ने राहत भर की सांस ली, तो वहीं ज्यादातर लोग जल भराव और उसके बाद लगने वाले भीषण जाम से परेशान हो गए। महाराष्ट्र में बीते दिनों से चल रही राजनीतिक सरगर्मी के खत्म होने के साथ ही गुरुवार को हुई बारिश के बाद लोगों को लगातार बढ़ते तापमान से भी राहत तो मिली, लेकिन राहत से ज्यादा बारिश सिरदर्दी दे गई। मुंबई में गुरुवार को जमकर बादल बरसे। एक दिन की बारिश से पूरा शहर ही बेहाल हो गया और पूरा मुंबई ही बारिश के पानी से डूबा नजर आया।
वहीं लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन भी बिगाड़ दिया है। बता दें कि मुंबई के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से यातायात व्यवस्था ठप सी हो गई है। शहर में लगातार हो रही बारिश के बीच कालबा देवी और सायन इलाकों में इमारत गिरने की 2 घटनाएं सामने आई। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मौसम विभाग ने भारी बारिश के बाद अगले 24 घंटे के लिए शहर और आसपास के पड़ोसी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने बताया कि 1 और 2 जुलाई को शहर के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों के साथ साथ बारिश ने पहाड़ी इलाकों में भी जमकर तबाही मचा रखी है। पहाड़ों में मानसूनी बारिश आफत बनकर बरस पड़ी है। बारिश का सबसे बुरा असर केदारनाथ धाम की यात्रा पर पड़ रहा है। लगातार बारिश और भूस्खलन की घटनाएं सामने आने के बाद केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है। जहां पिछले हफ्ते तक 10 से 12 हजार तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच रहे थे, वहीं अब धाम जाने वाले यात्रियों की संख्या 3 से 4 हजार हो गई है। दूसरी ओर देश के उत्तर पूर्वी राज्य असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। असम में बाढ़ रूपी जल प्रलय ने न सिर्फ लोगों के जीवन को मुश्किल में डाल दिया है, सूबे के 35 में से 33 जिले बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। लगातार राहत और बचाव कार्य चालू होने के बावजूद भी कई लाख लोग इस आपदा के चलते बेघर होने को मजबूर हो गए हैं। शहर के रिहायशी इलाकों में हालात ज्यादा बदतर हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने एनडीआरएफ और सेना के जवानों को मैदान में उतारा है, जिसके बाद युद्ध स्तर पर सेना के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। आईएनएस रिपोर्ट। पत्रकार जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी उनके समर्थन में आवाज तेज हो रही है। यूएन ने भी अब उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा है कि पत्रकारों को उनके लिखने, ट्वीट करने और कहने के लिए जेल नहीं होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में स्टीफन ने कहा कि दुनिया भर में किसी भी स्थान पर महत्वपूर्ण ये है कि पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से और बिना किसी उत्पीड़न की धमकी के खुद को व्यक्त करने की इजाजत दी जाए। भारत में पत्रकारों पर कार्रवाई या फिर गिरफ्तारी पर यूएन ने पहली बार अपना विरोध नहीं जताया है। इससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना कर रही गुजरात फाइल्स की लेखिका और पत्रकार राणा अयूब के समर्थन में भी यूएन ने ट्वीट कर अपनी बात रखी थी। उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई को न्यायिक उत्पीड़न बताया था। वहीं संयुक्त राष्ट्र के ट्वीट पर भारत ने भी ऐतराज जताते हुए देश में कानून के मुताबिक कार्रवाई की बात कही थी। पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ कार्रवाई पर हो रहे हो हल्ला के बीच उन्हें यूएस के हाईएस्ट प्रेस फ्रीडम अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय जॉन अबुचॉन पुरस्कार से नवाजा गया है। राणा अयूब को यह अवार्ड उनकी खोजी पत्रकारिता और निर्भीक होकर अपने काम को अंजाम देने के लिए दिया गया है। साथ ही नेशनल प्रेस क्लब ने एक बयान जारी कर उनके समर्थन में आवाज भी बुलंद की है और भारत में पत्रकारों पर हमले के मामले में अपनी तल्खी जाहिर की है। नेशनल प्रेस क्लब ने कहा है कि भारत में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा सबसे ज्यादा है। साथ ही कहा है कि पिछले 5 सालों में 18 पत्रकारों की हत्या बताता है कि भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता कितनी खतरनाक है। इस साल पत्रकारों की गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में तेजी आई है। राणा अयूब पर आरोप है कि उन्होंने चंदे का पैसा निजी कामों में इस्तेमाल किया। ईडी उनकी करीब 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। उधर 2018 के एक ट्वीट को लेकर फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर भारत में सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस तमाम राजनीतिक दलों के बाद अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी प्रेस नोट के जरिए जुबैर की रिहाई की मांग की है। मोहम्मद जुबैर पर ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। जुबैर और उनकी टीम फेक न्यूज के फैक्ट चेक कर एक्सपोज करने का काम करते हैं। पाकिस्तान में महंगाई आसमां छू रही है।
पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 248.74 रुपए प्रति लीटर हो गई है। साथ ही हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए और केरोसिन ऑयल की कीमत में 18 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल पाकिस्तान में अब 276.54 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। साथ ही केरोसिन ऑयल अब 223.26 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। आजकल पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। विद इन मंथ जो है ना इसका रेट मोर दैन विद इन 2 मंथ्स के अंदर ये 100+ इंक्रीज़ हुआ है रेट, जिस वजह से हमारी सेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है। आवाम का पेट्रोल फ्यूलिंग की तरफ से थोड़ा सा कम फ्यूलिंग करवा रहे हैं। महंगाई आपके सामने ही है, दिन ब दिन हर चीज़ बढ़ती जा रही है। हम एक दफ़ा जाते हैं कुछ लेने तो एक दफ़ा और रेट होता है, दूसरी दफ़ा और रेट होता है। हर बंदा परेशान है इस बात से, आप खुद भी परेशान होंगे। शहबाज शरीफ सरकार के कार्यकाल में चौथी बार ईंधन के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान ने रुके हुए $6 अरब के बेल आउट पैकेज के फिर से शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देश पर यह फैसला लिया है। IMF ने बेल आउट प्रोग्राम को फिर से शुरू करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर लेवी लगाने जैसी सख्त शर्तें पाकिस्तान के सामने रखी थीं। पेट्रोल महंगा होगा, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो जाएगी और एक नया तूफ़ान आ रहा है महंगाई का। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सिलसिले में भी कुछ सोचे कि गरीब आवाम की आगे परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है। तो इस पेट्रोल का जो बम गिरा है, इससे तो एक नया जो है वो तूफ़ान आ गया है। IMF ठीक है, IMF की शराइत हैं, लेकिन कुछ गरीब आवाम का भी सोचना चाहिए। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि IMF ने बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी की शर्त पाकिस्तान के सामने रखी है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई को लेकर सियासत हो रही है। वर्तमान सरकार पूर्व सरकार के सिर पर महंगाई का ठीकरा फोड़ रही है, जबकि विपक्षी दल पाकिस्तान की नई नवेली शहबाज सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान हुकूमत ने पिछले 20 दिन में पेट्रोल की कीमतों में कम से कम 106 रुपए का इजाफा किया है। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, चीज़ें महंगी। अवाम का कहना है कि इस हुकूमत ने उनके ऊपर मुश्किलों के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। इस्लामाबाद से हमजा अमीर, न्यूज़ पॉइंट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.